हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। अब तक हम अपने पिछले लेक्चरों में 5 सेट 2019 के भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के अनसोल्ड के कंप्लीट कर चुके हैं। यानी अब तक हमने अनसोल्ड के भौतिक विज्ञान के 5 सेट 2019 के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा छठा सेट चलेगा। सेट नंबर है हमारा 340 FI। ठीक है, सेट क्या है? 340 FI। इसमें हम एक बार निर्देश फिर से पढ़ते हैं। निर्देश हम इसलिए बार बार दोहराते हैं ताकि आप पेपर में निर्देश अवश्य पढ़ें। यदि आप पेपर में निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी सूचनाओं से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, निर्देश ज़रूर पढ़ने हैं। ये कोविड-19 का समय चल रहा है और कोविड-19 में आपको छूट पेपर में कुछ ना कुछ मिल सकती है। 30% पहले ही आपका कोर्स कम किया जा चुका है। ठीक है, और सरकार को भी पता है कि इतने अच्छे से कॉलेजों में पढ़ाई नहीं चल रही है, तो इसलिए आपको निर्देश अवश्य पढ़ने हैं। हम हर बार शुरू में इसी प्रकार से निर्देश एक बार पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम आज फिर से देखते हैं निर्देश क्या है। हालांकि ये जो हम 2019 के अनसोल्ड कर रहे हैं, इन सब में निर्देश एक जैसी होने वाले हैं, क्योंकि उस समय तक कोई कोरोना का समय नहीं था। ठीक है, परंतु अब कोविड-19 है, तो इसलिए आपको निर्देश ज़रूर पढ़ने हैं। आप लोगों को पता होगा जो 2021 में पेपर हुए थे, 2021 में जो पेपर हुए थे उनमें पूरा आधा जितना भी पेपर होता है 70 नंबर का, 70 नंबर में से हर एक क्वेश्चन में यदि 6 क्वेश्चन है तो 6 में से केवल 3 ही क्वेश्चन करने थे, यानी हर जगह छूट दी गई थी। और बहुत से बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो वो कहाँ से पता चलता है? निर्देश पढ़ करके। तो हम फिर से एक बार निर्देश पढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, समय सीमा है हमारी 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट। वो जो पूर्णांक है वो है 70 नंबर का। नोट क्या लिखा है? प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, इसीलिए आपको प्रश्न पत्र अवश्य पढ़ना है। निर्देश नंबर 1 है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है, इस प्रश्न में 5 खंड है। खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य है। तीसरा निर्देश है, खंड ए बहुविकल्पीय है तथा प्रति एक प्रश्न 1 अंक का है, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वे आपके 1-1 नंबर के। चौथा है, खंड ब अति लघु उत्तरीय है और प्रति एक प्रश्न 1 अंक के है। पांचवा है, खंड से लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के और प्रति एक प्रश्न 2 अंक के है। छठा है, खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के और प्रति एक प्रश्न 3 अंक के है। ठीक है, तो आपको इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट प्रकार के जो 2 नंबर के होंगे और एक सेकंड प्रकार के जो 3 नंबर के होंगे। निर्देश नंबर 7, खंड ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और प्रति एक प्रश्न 5 अंक के है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान से केवल एक प्रश्न ही करना है, यानी आपको क्या करना है, जो खंड यह है उसमें आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है और उसी के साथ अथवा करके एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है और उसके साथ अथवा करके एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ऐसे ही 8 आएगा और 8 के साथ भी अथवा करके एक क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, वो भी अथवा करके उसके साथ एक क्वेश्चन दिया होगा। यानी ये जो 6 से लेकर 9 तक के आपके क्वेश्चन है खंड यह के अंदर, इनमें से जो सा भी आपको आता है अथवा के साथ वाला, यानी छठा क्वेश्चन है और उसके साथ अथवा में एक क्वेश्चन है, यदि उन दोनों में से आपको एक आता है तो केवल एक ही करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना सेट। पहला हमारा खंड है ए, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कि पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर का संकेत करता है। यानी जो आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, एक कैसा है आपका ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, और दूसरा कैसा है, NPN ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है उत्सर्जक की तरफ, ये वाला तीर का निशान और यहाँ पर ये वाला तीर का निशान, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी यही हमसे पूछा गया है। तो ये आपका बताता है धारा की दिशा को। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि वैद्युत धारा की दिशा किस ओर है। ठीक है, यदि आपकी वैद्युत धारा की दिशा E से B की ओर होती है तो आपका संधारित्र कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर। आपका ट्रांजिस्टर होता है PNP ट्रांजिस्टर। यदि आपकी वैद्युत धारा की दिशा बेस से और किसकी ओर होती है, इमीटर यानी उत्सर्जक की ओर होती है, तब आपका ट्रांजिस्टर होता है NPN ट्रांजिस्टर।
तो ये तीर का निशान पूछा गया था, किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बताता है आपकी धारा, यानी धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा को, कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। इसमें लिखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। आपको ऑप्शन दिए हैं नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए और लाल प्रकाश के लिए। तो इनमें से ये बताना है किस प्रकाश के लिए फोकस दूरी का वैल्यू अधिकतम होता है। ठीक है, तो किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगा? जिसके लिए आपका क्या होता है, लैम्बडा का वैल्यू अधिकतम होता है, उसी के लिए आपका फोकस दूरी भी क्या होता है, अधिकतम होता है। क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आपको पता होना चाहिए वर्ण विक्षेपण की घटना में तो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल प्रकाश की। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है इसके, लाल रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य उच्च होती है, यानी अधिकतम होती है, तथा तरंग दैर्ध्य फोकस दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो फोकस दूरी होती है ये अनुक्रमानुपाती होती है किसके? तरंग दैर्ध्य लैम्बडा की। जितना ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का वैल्यू होता है उतना ही ज़्यादा फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल प्रकाश की होती है। इसीलिए फोकस दूरी भी किस प्रकाश में सबसे अधिक होगी? लाल प्रकाश में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर यह है, यदि L तथा R क्रम से प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक होगा। यानी L दिया गया है प्रेरकत्व और R दिया गया है प्रतिरोध, और आपसे पूछा है कि L/R का मात्रक क्या होगा। तो हम देखते हैं इसके लिए हल करके। L/R का मात्रक हमें निकालना है। ठीक है, तो L का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला होता है इसे बोलते हैं हम प्रेरकत्व या फिर स्वयं प्रेरकत्व। इसका फॉर्मूला होता है E/I/ΔT। ठीक है, यानी जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है और धारा परिवर्तन की दर, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? स्वयं प्रेरकत्व। तो आपने क्या करा, ये जो बेस में T था ΔT ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है E/ΔT/ΔI। अब जो आपका R है, ओम के नियम से R क्या होता है? V/I। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये यहाँ पर रख देना है। हमें किसका मात्रक निकालना है? L/R का। तो L की जगह L का वैल्यू रख देंगे। L का वैल्यू क्या आता है आपका? E/ΔT/ΔI और इंटू V/I। इसका अपॉन वाला I कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो अब इनके आपने मात्रक लिख देने हैं। E क्या होता है? विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, T क्या है? समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। I क्या है? आपका विद्युत धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर। नीचे क्या है? I, यानी इसका मात्रक भी क्या होगा? एम्पियर। और नीचे क्या है? वो V, उसका मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाता है और एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ पर? सेकंड। तो यानी L/R का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका तीसरा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें कहा है वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कौन सा पदार्थ करता है? आपको ऑप्शन दिया गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा पढ़ी होगी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा विस्थापित हो जाते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहला। अगला क्वेश्चन है डे। इसमें लिखा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो जो 0 केल्विन ताप होता है उस पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? चालक होता है या प्रतिरोध होता है या शक्ति स्रोत होता है या फिर विद्युत रोधी होता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए 0 केल्विन यानी टेम्परेचर आपको दिया गया है कितना? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जिसे आप डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? 273 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 273 माइनस करते हो तो आपका डिग्री सेल्सियस में क्या आता है वैल्यू? -273। ठीक है, और -273 ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी वस्तु ना तो चालक की तरह कार्य करने की और ना ही प्रतिरोधक की तरह कार्य करने की और ना ही आपका शक्ति स्रोत की तरह कार्य करने की, यानी इसका आंसर सही क्या होगा? विद्युत रोधी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिया है
न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब आप सोच रहे हो कि प्रति कूलाम तो यहाँ लिखा नहीं है, जो प्रति कूलाम होता है उसे ऊपर जा करके इन्वर्स में लिख देते हैं। यानी यहाँ पर लिखा है न्यूटन कूलाम इन्वर्स, जूल कूलाम इन्वर्स, और तीसरा है आपका जूल कूलाम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, और चौथा है वोल्ट मीटर इन्वर्स। तो देखिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? ई से हम इसे लिखते हैं, ठीक है। ई से हम इसे लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F/Q, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है ई का, विद्युत क्षेत्र का जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका V/D, यानी इसके दो फॉर्मूले हैं। यदि आप इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं, पहले फॉर्मूले से, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी मात्रक क्या बन जाता है आपका? मात्रक बन जाता है न्यूटन, और ऊपर जाएगा कूलाम, तो कैसा हो जाएगा? इन्वर्स, यानी न्यूटन कूलाम इन्वर्स। यानी पहला ऑप्शन तो सही है। यानी ये क्या है? मतलब इसका मात्रक है, सही ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। ये बताना कौन सा इसका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो अब जो दूसरा है, दूसरा आपका क्या है? वोल्ट प्रति दूरी। यानी दूरी क्या होता है आपका? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यानी ये क्या है? वोल्टेज, यानी V। तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और इसका मात्रक क्या होता है आपका? मीटर। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं? V मीटर इन्वर्स, ठीक है। यानी ये दो तो मात्रक आपके, यानी ऑप्शन ये भी गलत है और ऑप्शन ये भी गलत है। अब बचा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए जो आपको ये पहला मिला था न्यूटन प्रति कूलाम, इसमें आप क्या कर देंगे? मीटर से कंजुगेट लगा देंगे। यानी आपने क्या करा? मीटर से गुणा कर दिया और मीटर से ही भाग कर दिया। तो अब ये न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यानी इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं? जूल प्रति कूलाम मीटर, ठीक है। यानी हम क्या ले जाएंगे? कूलाम को ऊपर तो कूलाम इन्वर्स, और मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इन्वर्स। यानी एक नया मात्रक और है इसका, जूल कूलाम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। यानी आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको यही दिया है कि जूल कूलाम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, यानी ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो फिर बचा क्या? बचा आपका दूसरा। तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है इसका जूल कूलाम इन्वर्स। ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। ये हमसे पूछा था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, खंड है ब। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला है, इसमें कहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य? यानी आपको बताना है ये देहली आवृत्ति क्या होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के अंदर। तो आंसर देखिए इसका क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अथवा इसका दूसरा नाम क्या है? स्तब्ध आवृत्ति, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है V0 बराबर C/λ0, ठीक है। ये आपका λ0 क्या होता है? λ0 आता है आपका देहली तरंग दैर्ध्य, और ये V0 क्या होता है? देहली आवृत्ति, ठीक है। तो यानी आपतित प्रकाश की वो कम से कम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके। उस प्रकाश की वो आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सकती है, वह आवृत्ति कहलाती है आपकी देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी का अलग नाम क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में बोलते हैं स्तब्ध आवृत्ति, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ख। इसमें लिखा है दूरदर्शी की विभेदन सीमा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो सबसे पहले देखते हैं दूरदर्शी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा का फॉर्मूला होता है 1.22 λ/d। लैम्बडा क्या होता है? जो प्रकाश है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और डी क्या होता है? ये जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी का जो अभिदर्शक होता है, अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है दूरदर्शी का? जो वस्तु की ओर होता है, और जो नेत्र की ओर होता है वो होता है नेत्रिका। तो यानी जो आपका वस्तु की ओर लेंस है उसे क्या बोलते हैं? अभिदर्शक। तो अभिदर्शक का ये क्या होता है? व्यास। तो डी क्या होता है? अभिदर्शक लेंस का व्यास, और ये लैम्बडा क्या होता है? आने वाले प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य। तो यानी जो आपकी दूरदर्शी है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है? आपकी अनुक्रमानुपाती है किसके? तरंग दैर्ध्य के, ठीक है। और यदि आप व्यास बढ़ाते हो, व्यास बढ़ाने से क्या होगा? ये विभेदन सीमा घट जाएगी, क्योंकि ये क्या है? आपकी विभेदन सीमा दूरदर्शी के अभिदर्शक के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में यदि आप एक का वैल्यू बढ़ाते हो तो दूसरे का वैल्यू खुद से ही घट जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या लिखा है? ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? यही हमसे पूछा था।
तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी लैम्ब्डा के अनुक्रमानुपाती तथा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस के द्वारक या व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि आप डी का वैल्यू बढ़ाते हो तो विभेदन सीमा घट जाती है, और यदि आप लैम्ब्डा का वैल्यू बढ़ाते हो तो विभेदन सीमा बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गए, इसमें कहा है किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का मान निम्नांकित है। यानी आपको धारा के लिए समीकरण दिया है I बराबर 3.5 साइन ब्रैकेट के अंदर 628t प्लस π/6 6, यानी ये दिया है एम्पेयर में वैद्युत धारा है। और वोल्टेज के लिए जो आपको समीकरण दिया है V बराबर 28 साइन ब्रैकेट के अंदर है 628t और माइनस π/6 वोल्ट। ठीक है, और आपसे पूछा ज्ञात कीजिए धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर कितना है। तो ये जो आपको दिया है 6π/6 और यहाँ पर दिया है माइनस π/6, तो ये जो है आपका ये होता है कालांतर। ठीक है, तो ये आपको φ1 कितना दिया है, φ1 दिया है आपको π/6। ठीक है, और φ2 कितना दिया है माइनस π/6। कैसे पता चलता है, आपको इस समीकरण से तुलना करनी होती है। समीकरण होती है I के लिए I बराबर I0 और ओमेगा टी और प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ये होता है। यदि आप V के लिए लगाओगे तो V बराबर होता है V0 ओमेगा टी और प्लस माइनस फाइव। यानी आपका ये जो फाइव है ये कलांतर कहलाता है, और कलांतर आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। तो पहली समीकरण में आपको ये कलांतर कैसा दिया गया है, प्लस का कलांतर दिया गया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में आपको फाइव कैसा मिला है भाई, प्लस का। तो आपने क्या लिखना है, φ1 बराबर π/6। ठीक है, और φ2 कैसे मिला है, माइनस का। तो आपने क्या लिखना है, φ2 बराबर माइनस π/6। अब आपको निकालना है कलांतर। तो कलांतर का मतलब होता है इन दोनों का अंतर कर देंगे। ठीक है, कलाओं का अंतर क्या कहलाता है, कलांतर। तो यानी आपने क्या करना है, φ1 माइनस φ2। ठीक है, φ1 आपका कितना है π/6 और माइनस, और ये अब φ2 कितना है माइनस π/6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, ये लेसे ले लेंगे आप 6, ऊपर कितना हो जाएगा 2π/6, यानी 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा π/3। ठीक है, यानी यदि आप यहाँ पाई का वैल्यू रखते हो तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180। 180/3 कितना होगा 60। यदि आप डिग्री में लिखना चाहते हो तो 60 डिग्री इसका आंसर होगा। यदि आप पाई के पदों में लिखना चाहते हो तो इसका आंसर क्या होगा, π/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसमें लिखा है लुईस द ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी लुईस की दी ब्रोगली तरंग द्रव्य तरंगों के लिए उसकी अवधारणा आपको करनी है। इसमें देखिए क्या लिखा है, दी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में प्रति एक द्रव्य के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे दी ब्रोगली तरंग कहते हैं। यानी इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से आपका विकिरण तरंग और कण दोनों का अभिलक्षण रखता है, यानी विकिरण के अंदर दो क्या होती है आपकी अवस्थाएं होती है। एक होती है उसके अंदर तरंग का गुण और दूसरा होता है कण का गुण। तो इन्होंने बताया था दी ब्रोगली ने, इसी प्रकार से जो आपके द्रव्य कण होते हैं उनको भी तरंग की प्रकृति रखनी चाहिए। द्रव्य कण है मतलब उनके अंदर कण की प्रकृति तो पहले से ही है, परंतु उनके पास क्या प्रकृति नहीं है, तरंग की प्रकृति नहीं है। तो जो दी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि इनके पास तरंग की प्रकृति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अर्थात गतिमान अवस्था में जो प्रत्येक द्रव्य कण है वो क्या करता है के साथ एक तरंग संबंध होती है, यानी वो एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, दी ब्रोगली तरंग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हेड है, इसमें लिखा है अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए क्या है, अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, वे वैद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इन प्रतिरोधों यानी अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं आपके, अनओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब जो इस प्रकार के प्रतिरोध होते हैं उनके परिपथ के लिए आप उनके सिरों के बीच में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच में जो एक ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है।
तो यही लिखा है इसमें, इन परिपथों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उनके संगत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I का अनुपात यानी V/I बराबर R, जिसे परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, नियत नहीं रहता है। या इनका जो ग्राफ है यदि V और I के बीच खींचते हो तो वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता, यानी वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और V/I का बराबर क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो V/I का जो बराबर है R वो नियत नहीं रहता है। इसका उदाहरण पूछा था, तो उदाहरण क्या होता है इसका, टॉर्च का बल्ब, डायोड वाल्व। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर और निर्वात नलिकाएं। ठीक है, अब ये ग्राफ दिखाए गए हैं, यहाँ पर ग्राफ किस किस के लिए दिखाए गए हैं, टॉर्च के बल्ब के लिए दिखाए गए हैं और डायोड के लिए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका इधर क्या है वोल्टेज और इधर क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ओम के नियम का जो पालन करते हैं उनके लिए इस तरीके से एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, यानी नियत रहता है। परंतु यदि हम ओम के ऐसी चीज़ के लिए खींचते हैं जो अनओमीय परिपथ है, उन परिपथों के लिए खींचते हैं, तो यानी हमें एक नियत लाइन नहीं मिलती। इस तरीके से कर्व मिलता है या फिर इस तरीके से प्रतिरोध का वैल्यू घटता है बढ़ता है, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, यानी एक सीधी रेखा कभी भी प्राप्त नहीं होती है, यानी R का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा है रेडोन की अर्ध आयु 3.8 दिन है। 25 मिलीग्राम रेडोन 19 दिनों बाद कितनी रह जाएगी। यानी आपको बताना है कि 19 दिनों के बाद जो आपका रेडोन का 25 मिलीग्राम है उसका कितना मात्रा शेष बच जाएगा। तो आपको सबसे पहले अर्ध आयु काल दिया, इसे हम लिखते हैं T हाफ से। ठीक है, T और बेस में लिख देते हैं हाफ, जिससे पता चल जाए हाफ का मतलब क्या है, अर्ध आयु। ये आपको दिया है 3.8 दिन। इसके बाद आपको दिया गया था 25 मिलीग्राम रेडोन, यानी ये दिया था आपको पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। तो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा को हम लिखते हैं N0 से। ठीक है, तो N0 आपको कितना दिया है, 25 मिलीग्राम दिया है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कहा था 19 दिनों के बाद इसकी मात्रा कितनी रह जाएगी, यानी आपको कुल समय कितना दिया है 19 दिन, तो इसे लिखते हैं हम T से। तो T बराबर दिया है 19 दिन और फिर पूछा कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, तो जो शेष बची हुई मात्रा उसे लिखते हैं हम N से। ठीक है, तो अब आपको आपका जो टोटल समय दिया गया है और जो अर्ध आयु काल है इन दोनों के बीच संबंध पता होना चाहिए। जो आपका कुल समय जो भी दिया गया है T बराबर होता है N इंटू अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल को किससे लिखते हैं हम, T हाफ से। ठीक है, अब आपको यहाँ से N का वैल्यू निकालना है। N क्या होता है, N होता है अर्ध आयु कालों की संख्या। ठीक है, तो यदि आपको N निकालना है तो T कहाँ चला जाएगा, कैपिटल T हाफ कहाँ चला जाएगा आपका, कैपिटल T के बेस में। तो यानी फॉर्मूला बन जाता है N बराबर T/T हाफ। T का वैल्यू कितना था 19। ठीक है, और T हाफ का वैल्यू था 3.8। आपने यहाँ से दशमलव हटाना है और पॉइंट आपका एक साथ यहाँ पर क्या चला जाएगा, शून्य लग जाएगा, यानी 10 ऊपर। यदि 19 से काटते हो 38 को तो कितने बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, यानी कितना बच गया, 10/2। ठीक है, 2 से काटते कितनी बार, 5 बार। तो यानी आपका यहाँ से N का वैल्यू निकल करके आ गया, कितना आ गया, 5। अब आपको इन दोनों में संबंध सूत्र लगाना है। जो बचे हुए शेष पदार्थ की मात्रा होती है N, ये होती है N0 इंटू 1/2 की पावर N। ठीक है, आपने N निकाल लिया है, N कितना है आपका 5। ठीक है, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 5, और N0 का वैल्यू कितना दिया था 25 मिलीग्राम, तो आपने यहाँ 25 लिख दिया और 1/2 की पावर N की जगह पर क्या लिख दिया, 5। ठीक है, यदि आप 1/2 का 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 1/32। तो आपका यानी कितना हो जाएगा 25/32। यदि आप 25 को 32 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 0.781 मिलीग्राम। तो यानी बची हुई पदार्थ की मात्रा कितनी रह जाती है, 0.781 मिलीग्राम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा खंड 6 और क्वेश्चन नंबर है 3। इसका है क्या, इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E ज्ञात करना है, जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। यानी आपको इसमें द्रव्यमान दिया है, तेल की बूंद का कितना दिया है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, हमने मिलीग्राम को किस में बदल लिया, किलोग्राम में। यदि आप मिली को ग्राम में बदलते हो तो 10 की घात -3 से गुणा करते हो,
और यदि ग्राम को भी किलोग्राम में बदलते हो तो 10 की घात -3 से फिर से गुणा करते हो, यानी टोटल कितना हो जाता है 10 की घात -3 और गुणा 10 की घात -3 कितना हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया था, इलेक्ट्रॉन कितने दिए थे 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए थे। ठीक है, तो आपसे कहा है कि इस तेल की बूंद को संतुलित करने के लिए कितना विद्युत क्षेत्र आवश्यक होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो तेल की बूंद है, तेल की बूंद पर जो बल लगता है वो लगता है बराबर mg के बराबर, यानी जितना आप वैद्युत बल उस पर लगाएंगे उतना ही उसका क्या होना चाहिए भार होना चाहिए। और वैद्युत बल और भार की दिशा, यदि मान लिया हमारी तेल की बूंद है तो इस पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगना चाहिए। ठीक है, और इसका भार नीचे की ओर होना चाहिए, और जितना आपका वैद्युत बल यानी फोर्स होता है उतना ही आपका mg भी होना चाहिए, तभी ये एक स्थिति में संतुलित अवस्था में रुका रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है E। तो सबसे पहले आपको वैद्युत बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है E × Q। ठीक है, आपको E निकालना है तो Q कहाँ चला जाएगा इसके बेस में, यानी mg अपॉन क्या हो जाता है Q। अब mg अपॉन Q है और Q का फॉर्मूला क्या होता है Ne। Q का होता है Ne। ठीक है, यदि आपको आवेश नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है तो उससे आप आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर Ne का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, आपको m कितना दिया था 0.001 और गुणा 10 की घात 6। g का वैल्यू कितना होता है 9.8। ठीक है, यानी 9.8। इसके बाद n इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया था 3 और ये जो स्मॉल ई है ये होता है इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, ये कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है भाई, आपने देखिए क्या करना है, इधर से आपने पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटा देंगे तो आप नीचे कितना आ जाएगा 3 0। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ जाएगा 3 0। ठीक है, आपने पॉइंट हटा दिया, नीचे कितना आ गया 3 0, ये लिख दिया आपने 3 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, 1 का कोई महत्व नहीं रहता है, तो फिर आपका क्या बच गया 9.8 × 10⁻⁻6, ये लिख दिया 9.8 × 10⁻⁻6। जो आपने यहाँ से पॉइंट हटाया था ये 3 0 यानी 1000 के रूप में यहाँ पर लिखी गई है। अब आपने 9.8 का पॉइंट हटाना और 1.6 का भी पॉइंट हटा देना है। ठीक है, अब ऊपर आपका क्या बचा 98 गुणा 10 की घात 6, 98 गुणा 10 की घात -6 है। ठीक है, और बचा 16 3 48, तो 16 3 48 ये रहा नीचे। ठीक है, ये जो आपकी पावर बचती है यहाँ पर पावर आपकी कैसी बचती है, यहाँ पर कैसी है -19 और ये कैसी हो जाएगी 10 की घात +3। तो +3 -19 में घटाने के बाद कितनी बचेगी -16, और -16 को यदि आप ऊपर ले जाओगे तो कैसी हो जाएगी +16, यानी अब आपका वैल्यू आ गया 98 गुणा 10 की घात -6 और गुणा 10 की घात +16 और बटा क्या है 48। यदि आप 48 से 98 को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 2.04। ठीक है, और गुणा ये कैसी है -6 पावर है और यहाँ +16 पावर है, तो कितनी बचेगी -6 घटाने के बाद +10। ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आपको यदि कोई भी सवाल दिया गया है और उसमें अपने आंसर यदि सही निकाल भी दिया है, यदि आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हर बार जब भी आंसर आता है उसमें मात्रक ज़रूर लिखना है हर जगह। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होता है E बराबर होता है 2.04 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, इसमें कहा है बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर बताइए। ठीक है, जो आपका विद्युत रोधी होता है इसको हम बोलते हैं अचालक, यानी विद्युत रोधी कह दीजिए या फिर अचालक कह दीजिए। तो और चालक के बारे में बताना है आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर, और अर्धचालक के बारे में भी बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा बैंड संरचना के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे रहते हैं, यानी इनके चालन बैंड तो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे रहते हैं, तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है, और वो भी कितना होता है E बराबर 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके होते हैं चालक। चालक में ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इतना, ये जो आपको हिस्सा इतना दिखाई दिया है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये क्या है आपका ये है आपका चालन बैंड। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक संयोजी बैंड। अब जो चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ओवरलैप यानी अतिव्यापित कर रहे हैं, या तो ऐसा होता है या फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये बहुत ही कम होता है। कितना होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे जो पदार्थ है वे क्या कहलाते हैं चालक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। तो ऊर्जा बैंड
संरचना के आधार पर अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। यानी इनके जो संयोजी बैंड है, ये वाला जो एरिया है, ये इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरे हुए रहते हैं, और जो ये वाला आपका एरिया होता है चालन बैंड, ये पूरी तरह क्या सा रिक्त होता है। ठीक है, तो ऐसे आपके जो चालक होते हैं, यानी ऐसे जो पदार्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके अचालक। और लिखा है तथा इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं अचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं। इसमें लिखा है ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, लगभग ई से, यानी जो ई है Eg, ये होता है ऊर्जा अंतराल, कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब क्या है? अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनका ये जो संयोजी बैंड है ये तो भरे हुए रहते हैं, और जो चालन बैंड है ये पूरी तरह से क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, और इनके जो बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। तो ऐसे पदार्थ आपके कहलाते हैं अचालक या विद्युत रोधी। इसके बाद देखते हैं तीसरे प्रकार के हमारे जो अर्धचालक है। इसमें लिखा है बैंड संरचना के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम, Eg लगभग किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यानी आपके जो अचालक है और जो अर्धचालक है उनमें यही अंतर है कि उनकी वर्जित ऊर्जा अंतराल में फ़र्क देखा जाता है, परंतु आपके जो चालक है, चालक में क्या होता है? चालक में आपके जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है वे आपस में अतिव्यापित रहते हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, या उनके बीच में गैप बहुत ही कम पाया जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो दूसरे आपके अचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक पाया जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, और उसमें क्या होता है? आपके संयोजी बैंड पूरी तरह से भरे हुए होते हैं और चालन बैंड पूरी तरह से रिक्त होते हैं। ऐसा ही आपका अर्धचालक में भी होता है। अर्धचालक में भी आपके संयोजी बैंड पूरी तरह से भरे हुए होते हैं और आपके जो चालन बैंड है वे रिक्त होते हैं, परंतु यहाँ पर जो ऊर्जा अंतराल है वो अचालक की तुलना में बहुत ही कम होता है। वो भी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम यदि आप पेपर में बना करके आते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे अपने। ठीक है, तो चालन बैंड ये होता है आपका ऊपर वाला हिस्सा, ये चालन बैंड है, और ये निचले वाला क्या है? संयोजी बैंड। ठीक है, इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक भी लिखिए। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या होती है? तो आंसर में देखते हैं क्या लिखना है आपको। किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के कितने परमाणु लगातार प्रति सेकंड, दर का मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा या फिर प्रतिदिन, यानी दर का मतलब है बटे में क्या आना है? समय, यानी 1 घंटे में या 1 सेकंड में या 1 दिन में कितने आपके पदार्थ के रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु नष्ट हो रहे हैं, क्षय हो रही है, वही क्या कहलाती है? उस पदार्थ की सक्रियता। और इसे किससे लिखते हैं? हम R से लिखते हैं। अब रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार किसी क्षण पदार्थ के क्षय होने की दर जो होती है उस क्षण उस पदार्थ के शेष परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो आपकी क्षय होने की दर है R जो है, ये उस समय, जिस समय आप देख रहे हो उस समय उस पदार्थ में बचे हुए शेष परमाणुओं की संख्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अतः पदार्थ की जो सक्रियता है वो पदार्थ में शेष अविघटित, यानी बचे हुए, अविघटित का मतलब क्या है? जो अभी तक विघटित नहीं हुए, ठीक है, बचे हुए परमाणुओं की संख्या की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके बाद इसका पूछा गया था मात्रक भी बताना है। तो देखिए सक्रियता के मात्रक होते हैं। सक्रियता का मात्रक, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का SI मात्रक क्या होता है? बेकुरल, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक भी रखा गया है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक बेकुरल, इसे लिखते हैं BQ से, जिसे रेडियो एक्टिव था के खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है।
फिर लिखा है एक बेकुरल का यदि आप वैल्यू देखते हो तो एक बेकुरल का वैल्यू होता है 1 विघटन पर सेकंड, यानी 1 विघटन यदि 1 सेकंड में होता है तो वो क्या कहलाता है आपका 1 बेकुरल। अगला लिखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का या कि अन्य मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड भी होता है। आपका जो बेकुरल नामक साइंटिस्ट थे, इनके बाद सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले थे इन पर ये थे रदरफोर्ड और क्यूरी, ठीक है। और मैडम क्यूरी थी, इन्होंने सबसे अधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज करी थी, उसका नाम क्या था, रेडोन। जो रेडोन है आपका वो सबसे अच्छा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। फिर इसके बाद लिखा है यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। यानी 1 क्यूरी का जो वैल्यू होता है, इसे सी से भी लिख देते हैं, 1 क्यूरी का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है 3.7 गुणा 10, ठीक है, गुणा 10 क्या होता है 10 विघटन प्रति सेकंड, 10 विघटन, ठीक है, प्रति सेकंड, ये इसका वैल्यू होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एंड गेट द्वारक का मतलब क्या होता है, गेट ही होता है, यानी एंड द्वारक या कह दीजिए आप एंड गेट की सत्यता सारणी तथा प्रतीक चिन्ह दिखाइए। तो ये होती है आपकी एंड गेट की सत्यता सारणी। इसमें यदि आप ए को और बी को ऑफ रखते हो तो आपका वाई जो है निर्गत ये भी आपको ऑफ ही मिलता है। यदि आप ए को ऑफ रख करके बी को ऑन रखते हो तो आपको वाई भी कैसा मिलता है, ऑफ ही मिलता है। यदि आप ए को ऑन रखते हो और बी को ऑफ रखते हो तो भी आपको वाई यानी निर्गत कैसा मिलता है, ऑफ ही मिलता है। जब आप ए और बी दोनों को ऑन रखते हो तभी आपको निर्गत यानी आउटपुट कैसा मिलता है, ऑन मिलता है। और ये होता है इसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। प्रतीक चिन्ह में क्या होता है, 2 इसके पास निवेशी होते हैं और 1 निर्गत होता है, ठीक है। और इसका जो यदि बुलियन व्यंजक आपसे पूछते हैं तो बुलियन व्यंजक होता है y = a एंड b, ठीक है, a एंड b। इसे हम डॉट या फिर गुना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हम एंड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, एंड b, यानी बोल सकते हैं a एंड b = y। इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अथवा, इसमें यानी या तो आप वो वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए जो पीछे गया था, एंड गेट का सत्यता सारणी बनाइए या फिर प्रतीक दिखाइए उसमें, या तो वो वाला क्वेश्चन आपने करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसमें लिखा है और गेट या द्वारक की सत्यता सारणी तथा प्रतीक चिन्ह दिखाइए। तो और गेट की सत्यता सारणी कैसी होती है, ये होती है यदि इसमें आप ए को क्या रखते हो, ऑफ रखते हो और बी को भी क्या रखते हो, ऑफ रखते हो, तो आपको वाई भी कैसा मिलता है, यहाँ पर ऑफ ही मिलता है, ठीक है। यदि आप ए को ऑफ रखते हो और बी को ऑन रखते हो तो यहाँ पर आपको कैसा मिलता है, वाई ऑन मिलता है। यदि आप ए को ऑन रखते हो और बी को ऑफ रखते हो तो भी आपको निर्गत कैसा मिलेगा, 1 यानी ऑन ही मिलेगा। इसके बाद यदि आप दोनों ए और बी को ऑन रखते हो तो फिर से आपको वाई यानी निर्गत कैसा मिलेगा, ऑन ही मिलेगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। किसका प्रतीक चिन्ह है, और गेट का प्रतीक चिन्ह। और गेट में भी क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं ए और बी और 1 आपका आउटपुट होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, वाई, यानी 2 तो निवेशी होते हैं और 1 आपका निर्गत होता है, ठीक है। ये हमारे 3 क्वेश्चन पहले लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हम पहले लेक्चर में 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यानी 4 और 5 हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करते हैं, पूरा अनसॉल्व्ड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे कराने का पैटर्न है, यानी पहले हम 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं, दूसरे लेक्चर में हम 3 नंबर वाले करते हैं और जो हमारा तीसरा लेक्चर है उसमें हम 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हमने 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इसमें इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।